जय हिंद। आइए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3D। क्वेश्चन नंबर 1 जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर कर इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में आता रहता है, कहीं कंपटीशन में भी आता है। जहाँ XYZ के मान पूछे जाते हैं तो वहाँ XYZ के मान आप संतुष्ट करके तुरंत कवर कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरणों को आप व्युत्पन्न से हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को आप व्युत्पन्न से हल कीजिए। तो कैसे करेंगे? दिए गए समीकरणों को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। दिए गए समीकरणों को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं? कि जैसा आपने ऊपर सुना कि निम्नलिखित समीकरणों को आप व्युत्पन्न से हल कीजिए। आपको इसे मैट्रिक्स की सहायता से हल करना है। तो मैट्रिक्स की सहायता से हल करना है तो मैट्रिक्स के रूप में बनाना पड़ेगा पहले से। तो जब मैट्रिक्स के रूप में बनाना पड़ेगा तो किस प्रकार से मैट्रिक्स के रूप में ये बनेगा, उसी के लिए लिखा है गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज AX इक्वल टू वाई, AX इक्वल टू V, AX इक्वल टू V। यहां से x का मान निकाला जाए। यदि x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना आएगा? ये उधर पहुंच जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? A इनवर्स आप जानते हैं, इनटू में क्या है? B। इक्वेशन नंबर 1। दिए गए समीकरणों को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। और किस प्रकार से लिख सकते हैं? AX बराबर B, X इक्वल टू A इनवर्स B। जहां A बराबर क्या है, X बराबर क्या है और B बराबर क्या है, ये जानना और आवश्यक है। तो A क्या है? जहां A बराबर आप कह सकते हैं XYZ। A बराबर है वो क्या है? XYZ के गुणांकों से बना हुआ अवयव। XYZ के गुणांकों से बना हुआ अवयव। तो यहाँ XYZ के गुणांक देखेंगे, X का गुणांक 2 है, Y का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। Z का गुणांक -1 है। यहाँ Z का गुणांक कितना है? 3। X का गुणांक कितना है? 1। यहाँ Y का गुणांक भी 1, यहाँ Z का गुणांक भी 1, यहाँ X का गुणांक 1, Y का गुणांक -1, Z का गुणांक 1। ये XYZ के जो गुणांक दिए गए हैं, कोफिशिएंट ऑफ XYZ, ये ही क्या है? मैट्रिक्स A का निर्माण करते हैं। तो मैट्रिक्स जो A लिखेंगे तो A बराबर क्या होगा? 2 -1 3 1 1 1 1 -1 1 -1 1। ये तो मान हो गया किसका? A का। A बराबर XYZ के गुणांकों से बना हुआ अवयव। उसके बाद कॉमा X बराबर क्या है? X बराबर जिनके पदों में ये लिखा है, चर राशियां क्या है? ये वेरिएबल्स क्या है जिनके पदों में समीकरण को बनाया गया, तो क्या है? XYZ। तो XYZ। B बराबर राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? 962।
962। अब यदि इक्वेशन नंबर 1 देखें, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कभी कभी आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि ये प्रश्न समझ में नहीं आया। अरे प्रश्न तो समझ में आता है, उसका मेथड समझ नहीं आया। तो मेथड की जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न तो अभी चेंज हो जाएगा। इसकी जो डिजिट दिए हैं 2 की जगह 3 कर दिया, कहीं एक डिजिट चेंज कर दिया, प्लस की जगह माइनस कर दिया, प्रश्न तो तुरंत चेंज हो गया। लेकिन जो मेथड है, मेथड वही रहेगा। तो आपको जो जरूरत है वो मेथड सीखने की जरूरत है। आखिर उसका मेथड क्या होगा? प्रश्न तो पल पल बदलते रहते हैं। पूरी जो बुक में दिए हैं, जो इस प्रकार के प्रश्न दिए हैं, यदि आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से लगा सकते हैं तो बाकी प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेथड सभी का एक है। जिस किसी में भी लिखा है निम्नलिखित समीकरणों को आप व्यू विधि से हल कीजिए, तो उन सब का मेथड तो एक है। लेकिन जब डिजिट, वेरिएबल्स और जो कोफिशिएंट हैं ये आपस में जब जब चेंज होंगे तो प्रश्न तो चेंज होगा। तो आपको मेथड सीखने की आवश्यकता है। तो मेथड पर ध्यान दीजिए, क्या होगा इसका मेथड। तो दिए गए समीकरणों को इस प्रकार से लिख सकते हैं। गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू b वेयर a इक्वल टू मैट्रिक्स 3/3 x इक्वल टू xyz एंड b इक्वल टू 962। तो ये आ गया। अब इसके बाद अगर समीकरण नंबर 1 को देखें तो समीकरण नंबर 1 जो आपने लिखा है वो क्या लिखा? x बराबर a इनवर्स b। यहां आपको x की भी वैल्यू पुटअप करनी है और x का मान आप जानते भी हैं, x का मान दिया गया है। b का मान भी क्लियर है। a इनवर्स क्लियर नहीं है, आपको a इनवर्स चाहिए और a इनवर्स के लिए a दिया गया है। और पिछले वीडियो में आपको इनवर्स निकालना ही सिखा रहे थे। तो वीडियो नंबर 17 से आप a इनवर्स निकालना अच्छे से सीख चुके होंगे। अब देखते हैं यहाँ a इनवर्स निकालते हैं और a इनवर्स निकालेंगे यहाँ किससे? सेकंडज विधि द्वारा a इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले किसका निकालते हैं? सारे a का मान निकालते हैं। जब सारे a का मान निकालते हैं कि वो सबसे पहले चेक करते हैं कि दिया गया मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यदि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तब तो ये इनवर्स निकलेगा, तब तो ये समीकरणों का हल होगा, समीकरणों को हल कर सकते हैं। यदि डिटरमिनेंट a का मान 0 आता है तो जो दिए गए हैं समीकरण उनका आप हल नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं किसी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष इसका विस्तार। तो चलिए 2। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हर बार करना है आपको। तो फर्स्ट रो के सापेक्ष प्रसार करके ही उसका मान निकालिए, नहीं भ्रमित हो सकते हैं इधर उधर। पर निकाल तो आप किसी से भी सकते हो, चाहे पहली पंक्ति से, दूसरी से, तीसरी से, पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से या तीसरे स्तंभ से, किसी भी प्रकार से उसका प्रसार कर सकते हैं। लेकिन जब अदर के सापेक्ष, किसी के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो उस रो और कॉलम के जो चिन्ह है उनका आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। क्यों बताया गया? चिन्ह चलते हैं, कैसे चलते हैं? अल्टरनेट चिन्ह चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अगर दूसरी वाली पंक्ति के सापेक्ष करते हैं तो पहले माइनस आएगा, उसके बाद प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। तो ऐसी गलती ना हो, इसलिए क्या करते हैं? फर्स्ट रो के सापेक्ष ही उसका प्रसार करते हैं। तो देखते हैं इस 2 के लिए क्या क्या बनेगा। 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1। दूसरे के लिए चिन्ह आता है माइनस और माइनस पहले से भी है तो प्लस हो गया। तो इसके लिए ये लाइन बंद और ये लाइन बंद। 1 1 1 1 1 1 1 1 प्लस 3 के लिए ये लाइन बंद, ये लाइन बंद। 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। इसे सॉल्व किया जाए तो 2 1 धन 1 1 ऋण 1 3 माइनस 1 माइनस 1 तो 2 अंदर भी 2 बचा।
तो ये देख लीजिए कितने हो गए, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, ये क्या 0 हो जाएंगे, लास्ट वाले माइनस के 6 हो जाएंगे, कुल मिला के आएगा कितना, -2 इज नॉट इक्वल टू 0। जो मान निकल के आया वो मान कितना आया, -2 आया मान उसका। मान आया -2। तो 1.5 का मान 0 के बराबर नहीं है, 1.5 का मान 0 के बराबर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या करेंगे, आगे सॉल्व करने के लिए निकालिए उनके सहखंडज। तो सहखंडज निकालें, क्या क्या, A11 A12 लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो बड़ी सावधानी से इसे सॉल्व करेंगे, ज़्यादा इसमें है तो कुछ नहीं। A21 A22 A23 A31 A32 A33। जैसे चिन्ह चुनते हैं, चिन्हों को पहले लगा लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से तो ये चिन्ह काम करेंगे। ध्यान देना होगा कि जब डिटरमिनेंट ए यानी 1.5 का मान ज्ञात करते हैं तो उसके साथ चिन्ह के साथ डिजिट भी आता है, जो उसका अवयव है, एलिमेंट, जिस एलिमेंट के सापेक्ष आपने प्रसार किया है तो उस एलिमेंट को भी लिखते हैं और चिन्ह को भी लिखते हैं। लेकिन जब सहखंडज द्वारा ए इनवर्स का मान निकालते हैं तो केवल और केवल चिन्ह आते हैं, उस डिजिट नहीं आता, तो केवल चिन्ह लगाते हैं बस, और यहां से मान चाहिए। और सभी साड़िक के चिन्ह होते हैं, यहां पर सभी किसके हैं, साड़िक के चिन्ह हैं। तो देखेंगे A11 के लिए ये है A11, और इसके लिए सामने वाली ये लाइन बंद और ये लाइन बंद, तो ये बचे और ये ही इसमें बचे थे। तो कहने का मतलब पहली पंक्ति के सापेक्ष जब प्रसार किया था तो उसके लिए ये लिखा हुआ है पहली पंक्ति के लिए, और यहां भी हम पहली पंक्ति के लिए करने जा रहे, तो जो ये लिखे हुए हैं बस यही रिपीट होंगे, इन्हीं को उठा के यहां लिख सकते हैं आप। क्या क्या है, 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1। ठीक उसी प्रकार से आएंगे। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 1 धन 1 2 हो गए। ऐसे ही यहां पहले माइनस का चिन्ह है, 1 -1 0, और यहां निकालें तो -1 कितना आएगा, -2। पहली रो के A11 A12 A13 अब आपको प्राप्त हो गए। पहली के लिए अवयव आपको प्राप्त हो गए सभी। अब देखते हैं दूसरी के लिए क्या है, आइए।
A21 A21 ये है, तो इसके लिए ये लाइन बंद, ये बचेंगे 4, -1 3 -1 1 -1 3 -1 1। उसके बाद दूसरे पर आएंगे इस पर, तो 2 3 1 1 2 3 1 1। तीसरे के लिए आएंगे तो 2 -1 1 1 2 -1 1 -1। तो इन्हें सॉल्व कर लीजिए, -1 + 3 यानी कितना आ जाएगा -2। यहां पर निकालेंगे तो 2 - 3 कितना आएगा -1, और यहां पर जब निकालेंगे तो -2 + 1 यानी किसके बराबर होगा 1 के बराबर। इसी प्रकार से तीसरी रो के लिए, तो जब इसके लिए निकालेंगे तो ये तो लाइन बंदी हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी, -1 3 1 3 -1 3 1 1। इसके लिए निकालेंगे 2 3 1 1, और जब इसके लिए निकालेंगे तो 2 -1 1 1 2 -1 1 1। इसे भी सॉल्व कर लीजिए, तो -1 -3 माइनस का आ गया कितना 4। यहाँ पर निकालें तो माइनस चिन्ह ऑलरेडी है पहले से, तो कितना आएगा 1। यहाँ से निकालेंगे तो 2 + 1 कितना आएगा 3। अब इन सबके द्वारा जो बना हुआ अवयव उसे कह दिया C। तो C क्या तैयार होगा बनके तैयार होगा, उसे देखिए। ये क्या बनके तैयार होगा 2 0 -2 2 0 -2 -2 -1 -2 -1 और 1 -4 1 और 3। C का मान निकल आया। इस C की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं एडजॉइंट A का मान, और एडजॉइंट A का मान किसके बराबर होगा C डैश के बराबर। डैश क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसका परिवर्ताव्यूह। तो परिवर्ताव्यूह यहीं पर गलती हो जाती है, ये परिवर्ताव्यूह कभी कभी चेंज नहीं करते और डायरेक्ट हल करने की कोशिश करते हैं। तो परिवर्ताव्यूह पहले बनाइए, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। -1 1 -4 1 3। यहां से निकल आया एडजॉइंट A का मान। एडजॉइंट A का मान आया। अब आप प्राप्त कर सकते हैं A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A अपॉन साढ़े के। एडजॉइंट A अपॉन साढ़े के -1/2 2 -2 -4 0 -1 1 -2 1 3। A इनवर्स का मान आपको प्राप्त हो गया। जैसे कि पिछली वीडियो जो आपके पास पहुंच चुकी है, वीडियो नंबर 16 और 17। तो 16 17 में A इनवर्स निकालना ही सिखाया गया था। 17 में एडजॉइंट A कैसे निकालते हैं और A इनवर्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों के बारे में बताया गया। अब एक स्टेप और बढ़ गया। अब पहले क्या समीकरण दिए हुए हैं, तो समीकरणों को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो उन्हें Ax बराबर B के रूप में लिख लिया। जब Ax बराबर B के रूप में लिख लिया, जहां A क्या है, X क्या है, B क्या है,
एक्स और बी तो पहले ही क्लियर हो चुके हैं, ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स के लिए ए के माध्यम से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए इनवर्स का मान निकालेंगे। ए इनवर्स का मान निकल के आ गया। अब फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट समीकरण एक को देखें तो क्या है, समीकरण एक एक्स बराबर ए इनवर्स बी, तो एक्स का मान लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, ए इनवर्स का मान -1/2 2 -2 -4 0 -1 1 -2 1 3, बी का मान कितना है 9 6 2। रो बाई कॉलम में इनका गुणा कीजिए, रो बाई कॉलम में जैसे ही गुणा करेंगे तो गुणा कितना आएगा, इसका गुणा इसमें पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा होगा 18 -12 -8 0 -6 प्लस के 2 -18 प्लस के 6 प्लस के 6। ये मान आया किसका, एक्स वाई और जेड का। एक्स वाई जेड का मान प्राप्त किया, इतना आया। ऋण 2 का आगे ऋण 2 दिए गए हैं तो ऋण 2 का भाग दे दिए। चलिए यहां लिख देते हैं, यहां पर एक्स वाई जेड पहले तो बचा हुआ लिख लीजिए, पहले तो आगे लिख दिया -1/2 -2 -4 -6, और जब 2 का भाग लगेगा तो भाग लगने पर क्या आएगा, 1 2 और 3, 1 2 3 क्या आएगा, 1 2 3 आएगा। अतः यहां से स्पष्ट हो गया कि x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। दैट इज योर आंसर। इस प्रकार से आप ए इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। आ गया होगा समझ में। चलिए एक बार रिपीट और कर देते हैं कि 3 समीकरण दिए गए हैं, यहां कोई प्रभाव नहीं पड़ता यदि कोई वेरिएबल्स गायब है। जैसे यदि बाई चांस यहां केवल लिखा होता x + z बराबर 6, तो बीच में आप अपनी तरफ से 0z जोड़ लेंगे। 0z जोड़ लिया और एलिमेंट तो समझ ही रहे, इसका गुणांक आगे क्या हो गया 0, तो यहां पर हो गया क्या 0। तो यदि x y z समीकरण 1 2 3 अगर तीनों में है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो उन्हें आप जोड़ सकते हैं अपनी तरफ से। जोड़ने के बाद गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, दिए गए समीकरणों को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ax = b, जहां अगर x का मान निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, तो इधर क्या बनेगा a इनवर्स b, जहां a बराबर x y z के गुणांकों से बना हुआ अवयव,
इनके गुणांक आप समझ रहे होंगे, जिसका गुणांक कुछ नहीं है उसका 1 होगा अगर वो लिखा है तो, और अपनी तरफ से अगर लिखना पड़ रहा है तो अपनी तरफ से तो गुणांक क्या 0 लिखेंगे, 0z 0x 0y, इस तरीके से a का मान प्राप्त हो गया। अगर ये x y z के रूप में समीकरण है तो x का मान xyz होगा, अगर ये u v w के रूप में है तो x का मान u v w होगा, और अगर ये a b c के रूप में है तो x का मान a b c होगा। समझ गए होंगे आप। b बराबर राइट हैंड साइड में क्या दिया गया 962, अगर 0 है तो 0 लिखेंगे उसे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर। अब x कन्फर्म हो गया, b कन्फर्म हो गया यहां मान रखने के लिए, लेकिन a इनवर्स क्लियर नहीं हुआ। जब a इनवर्स क्लियर नहीं हुआ तो a दिया गया है और हमें चाहिए क्या a इनवर्स, तो ऐसा तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो a इनवर्स निकालेंगे। a इनवर्स निकालने के लिए चेक करते हैं कि दिया गया समीकरण सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यदि सारिक a का मान 0 के बराबर आता है तो वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। यदि सारिक a का मान 0 के बराबर नहीं आता है तो वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, और a इनवर्स केवल व्युत्क्रमणीय आव्यूहों का निकाला जाता है। अर्थात सबसे पहले चेक करते हैं सारिक a का मान 0 नहीं आना चाहिए। अब जब 0 नहीं आएगा तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तब उसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ यही उद्देश्य नहीं कि सारिक a का मान हमने चेक कर लिया, यहाँ आप देख रहे हैं जब a इनवर्स निकालते हैं तो क्या आता है एडजॉइंट a अपॉन सारिक a, तो सारिक a का मान यहाँ भी चाहिए। केवल चेक करने से ही काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है आपने रफ कॉपी पर चेक कर लिया बाद में a इनवर्स निकालने लगे डायरेक्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन से या किसी ऑपरेशन से, तो ये जरूरी नहीं है। यहाँ डिटरमिनेंट a का मान पुटअप करना है तो डिटरमिनेंट a का मान हमें निकालना भी है। तो सबसे पहले चेक कर लिया कि डिटरमिनेंट a इक्वल टू -2 इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद इनके सभी के सहखंडज निकाले अलग अलग, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। इस प्रकार से जब निकाले तो निकालने के बाद चिन्हों की पोजीशन, चिन्ह कैसे चलते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी लगातार 2 प्लस नहीं होने चाहिए, लगातार 2 माइनस नहीं होने चाहिए, किसी भी मतलब राइट एंगल में 90 अंश के कोण पर न 2 लगातार माइनस हो न लगातार 2 प्लस हो, इस तरीके से। तो प्लस माइनस प्लस, और इन्हें आप अच्छे से ज्ञात कर सकते हो। इनके द्वारा जो आव्यूह बन के तैयार होगा उसे कहा C, और जो C आया है तो एडजॉइंट A बराबर C डैश, जहां C डैश ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ C एंड, और इसका क्या है C का C जो C डैश है वो क्या है परवर्त आव्यूह, तो उसका परवर्त आव्यूह पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में आपस में बदलकर परवर्त आव्यूह प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ परवर्त आव्यूह यानी एडजॉइंट A का मान मिल गया। अब A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A अपॉन सारिक A, सारिक A का मान -2 था तो -1/2, और एडजॉइंट A का मान दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। जब A इनवर्स आपको प्राप्त हो चुका है तो इसका मान कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। अब x बराबर A इनवर्स B, x का मान आपको पता है XYZ, A इनवर्स का मान निकाला है अभी और B का मान दिया है। अब ये 2 आव्यूह मिल गए। अब इन 2 आव्यूहों को सबसे पहले चेक करेंगे कि इसकी पेयर बन पा रही है कि नहीं बन पा रही। अगर पेयर बन पाएगी तब मल्टीप्लिकेशन होगा। तो पेयर चेक करने के लिए 3/3 3/1, तो अंदर 3/3 की पेयर बन गई, 3/3 की पेयर बन गई। तो पेयर बनने के बाद अब इनका गुणा कीजिए। गुणा कैसे किया जाता है, रो बाई कॉलम में किया जाता है। रो बाई कॉलम में गुणा किया, गुणा करने के बाद XYZ का मान 2 का भाग और दे दिया, माइनस चिन्ह का हो गया 1 2 3। तो इसका अगर इनकी दोनों की कंपेयरिंग की जाए तो x की जगह क्या रखा है 1 रखा है, y की जगह 2 रखा है, z की जगह 3 रखा है। दैट इज x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3। दैट इज योर आंसर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।